नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी साथी? चलिए अच्छा, कल मैंने कमेंट्स देखे तो कुछ दोस्त बोल रहे थे कि सर हिंदी में लेकर के आइए, ठीक है? तो क्वेश्चंस मैं आपकी हिंदी में भी लेकर के आया था, कल वाले भी हिंदी में ही थे। लेकिन हुआ क्या था कि वो शुरू के जो 1-2 क्वेश्चन है मात्र वो सिर्फ इंग्लिश में थे, बाकी सारे आपके हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है? बाइलिंगुअल में है अपने, तो कोई समस्या नहीं है। तो इंग्लिश वालों के लिए भी है, हिंदी वालों के लिए भी है, तो आप इतना तनाव ना लें, ठीक है? फिर भी आपका कोई और हो तो फीडबैक ज़रूर दें, है ना? चलिए, तो देखिए हमने 2 सेशन पहले कर चुके हैं हम इसके। आज हम करेंगे तीसरा सेशन अपना, ठीक है? तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं पहले एक बार, ठीक है? चलिए, तो देखिएगा 2 सेशन हो चुके हैं, आज अपना साइंस एंड टेक का तीसरा सेशन है, कैसा? ये है अपना 3rd नंबर का सेशन है आज, ठीक है? तो देखते हैं। अच्छा, कल जो मैंने करवाया था क्या वो आपको समझ में आ चुका है? पहले जो 2 सेशन करवाए हैं उसमें अगर कुछ आपको डाउट हो तो ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके उन डाउट्स को सोल्व कर सकूँ अगले वीडियो में, ठीक है? तो आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा है आप दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं, है ना? तो कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, अगर अच्छा लग रहा है तो उसको प्रमोट करो, ठीक है? जितने ज़्यादा स्टूडेंट देखो, जितने ज़्यादा स्टूडेंट इस पे हो पाएँगे ना, अपने को उतना ही मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है? फिर आप भी मुझसे क्वेश्चन्स पूछोगे, सर ये नहीं आया, आप डाउट पूछोगे, ठीक है? तो अपना क्या 2 वे जब कम्युनिकेशन होगा ना, तब हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएँगे, अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाएँगे, ठीक है? चलिए बिल्कुल देर देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना सेशन शुरू और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स द रिपनिंग ऑफ फूड? हिंदी वाले ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन फलों, ये क्या है? फलों है ना? ये निम्नलिखित में से कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है? कि जो फल होते हैं ना, उनको पकाने में हेल्पफुल सहायता कौन करता है? तो देखिए, सामान्यतः तो क्या होता है, नेचुरली कुछ फल पेड़ पर पक जाते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जब कच्चे फल होते हैं तो उनको पकाना पड़ता है। तो अपने लोकल लेवल पे तो क्या करते हैं अपन, वो गाय भूसा वगैरह रहता है तो उस भूसे में डाल देते हैं, उस चारे में डाल देते हैं तो वो पक जाता है, ठीक है? लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या किया जाता है, इन फलों को पकाने के लिए गैस यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं हम एथिलीन। कौन-सी? एथिलीन, ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो फलों को पकाने में कौन सहायता करता है? तो जो एथिलीन गैस है, ठीक है? इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है एथिलीन। तो इस गैस का हेल्प किया जाता है फलों को पकाने में, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नाइट्रोजन कहाँ भरी जाती है? तो आपको पता होगा, आप जो चिप्स वगैरह के पैकेट लेकर के आते हो, चिप्स खाते हो, ठीक है? लेज़ वगैरह की या फिर अलग बालाजी वगैरह की जो चिप्स वगैरह खाते हो, पोल या जो पैकिंग आइटम्स आते हैं ना, तो जो उसमें हवा भरी होती है ना, आप बोलते हो ना ₹5 का पैकेट लाएँ, चिप्स तो इन्होंने ₹2 की दी है, ₹3 की तो हवा भरी है इसमें ना, तो वो क्या भरा होता है? वो होता है नाइट्रोजन, ठीक है? तो जो पैकिंग फूड्स होते हैं ना, उनमें भरी जाती है नाइट्रोजन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, आपको ध्यान रखना है जो डाइविंग करते हैं, मतलब जो समुद्र में तैरते हैं ना लोग, उनके जो पीछे सिलेंडर भरा होता है, उस सिलेंडर में कौन-कौन सी गैस होती है? तो ध्यान रखना है, डाइविंग करते टाइम जो सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, पीछे लगाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है और साथ में हीलियम भी होती है। आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है। ऑक्सीजन भी होती है और हीलियम भी होती है, ठीक है? दोनों गैसें उसमें भरी हुई होती हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, पढ़िए पहले क्वेश्चन को कि इफ अ पर्सन कैन नॉट सी अ क्लियर ऑब्जेक्ट विथ हिज आई एट डिस्टेंस ऑफ लेस देन 75 सेंटीमीटर, देन विथ व्हिच डिसीज ही इज सफरिंग? हिंदी वाला पढ़िएगा एक बार। एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को अपनी आंख से स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वह किस रोग से पीड़ित है? देखिए, मान लीजिए अगर आपकी आंख है, ठीक है? और यहाँ पर कोई चीज़ रखी है। ये कितने दूरी पर रखी है? ये अगर 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, ठीक है? तो वो बोल रहा है कि 75 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर स्थित कोई वस्तु है, ठीक है? ये मान लो ये 75 सेंटीमीटर है, अपनी आँख से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 75 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी है ना? और अब इसके बीच में अगर यहाँ 50 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखी है, तो बोल रहा है कि आप इसे स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपको कौन-सा रोग है? इस सिचुएशन में आपको कौन-सा रोग होगा? तो देखिए, इस सिचुएशन में जो रोग होता है ना, इसका मतलब हुआ कि पास की चीज़ अपने को दिख नहीं रही है, और जब पास की चीज़ अपने को नहीं दिखती है ना, ठीक है? जब पास की वस्तु हम नहीं देख पाते हैं, तो इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। और इसको हिंदी में बोला इंग्लिश में बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा ये, कि जो पास की चीज़ें अगर हमें क्लियर नहीं दिख रही हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है? तो क्वेश्चन वही बोल रहा था कि कोई किस रोग से पीड़ित है, तो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है।
अच्छा, दूसरी चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हाइपरमेट्रोपिया अगर आपको है, पास की चीजें नहीं दिख रही है, तो फिर आपके चश्मा चश्मा बनवाना पड़ेगा, ठीक है। चश्मे में लेंस कौन सा लगेगा आपको ये बताना है। ध्यान रखिएगा, जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो इसमें जो लेंस लगाया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस, जिसको क्या बोलते हैं हम? उत्तल, उत्तल लेंस। ठीक है, बिल्कुल मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, तो जिन साथियों को समस्या थी सर इंग्लिश में समझ नहीं आता, तो मैं साथ में हिंदी में भी लिख पा रहा हूँ, है ना। चलिए, एक और चीज होती है मायोपिया। ये बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट होता है कि कोई आपको दूर की वस्तु नहीं दिख रही है। जैसे क्लास में होता है ना कि पीछे पीछे जो बेंच पे बैठता है, पीछे बेंच पे, उसको बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं टीचर वो समझ नहीं आता, ठीक है, तो उसको बोला जाता है मायोपिया। दूर का नहीं दिखना उसको बोलते हैं मायोपिया। और इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो इनमें ध्यान रखिएगा, इसमें कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। कौन सा? कॉनकेव, जिसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों? अवतल लेंस। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? अवतल लेंस। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस यूज किया जाता है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यूज किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और होता है प्रेस बायोपिया। अच्छा, ये क्या होता है? तो आपने बुजुर्गों में देखा होगा, उनको पास का भी क्लियर नहीं दिखता और दूर का भी क्लियर नहीं दिखता, ठीक है, उस चीज को बोलते हैं हम प्रेस बायोपिया। ठीक है ना। और ध्यान रखना, इसमें बायफोकल लेंस यूज किया जाता है। बायफोकल का मतलब उस लेंस के अंदर या उस चश्मे के अंदर कॉनकेव लेंस भी होगा और कॉन्वेक्स लेंस भी होगा, दोनों लेंस उसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। ये होता है प्रेस बायोपिया। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इस चीज को एक बार फिर से देखिएगा अगर समझ में नहीं आया किसी को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन कॉजेज डायबिटीज। अभी आपको बोल रहा है कि किस अंग के सही कार्य न करने पर मधुमेह होता है। जो मधुमेह डायबिटीज होता है वो कौन सा अंग अगर सही से कार्य नहीं करे प्रॉपर तरीके से तो ये हो जाएगा। आपको ये चीज बताना है। तो जरा क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन देखिए और बताइए जवाब क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि हमारा जो पेनक्रियाज है, इसका सही जवाब होगा पेनक्रियाज। पहले तो इधर देखिए, इसका सही जवाब होगा पेनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। कि अग्नाशय अगर सही से काम नहीं करता है तो इंसान को क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह हो जाता है, जिसको हम सामान्य लैंग्वेज में बोलते हैं कि शुगर बढ़ चुकी है, शक्कर ज्यादा हो गई शरीर में, ठीक है ये। अच्छा, होता क्या है? तो पेनक्रियाज हमें पता है मिश्रित ग्रंथि है। जो अग्नाशय है ना, वो कैसी ग्रंथि है? ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि होने का मतलब ये है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। कैसी? यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, और दूसरी चीज यह बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। अच्छा, आप बोलोगे सर एक ही चीज दोनों कैसे हो सकती है? लेकिन क्या होता है ना कि अगर ये मान लो पेनक्रियाज है ना, तो इसका कुछ हिस्सा तो बाह्यस्रावी का काम करता है और कुछ हिस्सा अंतःस्रावी का काम करता है, ठीक है। तो आपको ये दो चीज ध्यान रखनी है, मतलब इसलिए अग्नाशय को क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिश्रित ग्रंथि हो गई। अच्छा, अंतःस्रावी वाली ग्रंथि क्या काम करती है? तो ध्यान रखना, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ये बनाती हैं हार्मोन्स। क्या बनाती हैं? हार्मोन, ठीक है। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, ये बनाने का काम करती है एंजाइम। ये क्या बनाती है दोस्तों? ये बनाती है एंजाइम, ठीक है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब अग्नाशय की बात करें, अग्नाशय की अगर हम अंतःस्रावी वाले पार्ट की बात करें तो इसका नाम होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको क्या बोलते हैं हम? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसको बोला जाता है। जी बिल्कुल, मेरा मध्य प्रदेश आ चुका है बाहर। हाँ, किसी को कचरा वचरा डालना हो तो गाड़ी आगे डाल सकता है ना। देखिए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं अंतःस्रावी वाले भाग को अग्नाशय के, ठीक है। अंतःशय का, अग्नाशय का जो अंतःस्रावी भाग है उसको क्या बोलते हैं हम? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिका। अच्छा, अब ये चीज ध्यान करना है, यहाँ पर तीन ग्रंथ, इसमें तीन कोशिकाएं होती है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन कोशिकाएं होती है। कैसी कैसी? पहली होती है अल्फा सेल, ठीक है। दूसरी होती है आपकी बीटा सेल, ठीक है ना। और तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं हम डेल्टा सेल। तीसरी कौन सी होती है? डेल्टा कोशिका, डेल्टा सेल, ठीक है। तीन सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, तीन होती हैं। क्या क्या काम होते हैं इनके? तो जो अल्फा सेल होती है ये बनाता है ग्लूकागोन हार्मोन। मैंने बताया ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या बनाती है? हार्मोन बनाती हैं। तो ये अल्फा सेल क्या काम करती है? ये बनाती है ग्लूकागोन हार्मोन। क्या बनाती है? ग्लूकागोन हार्मोन। जो बीटा सेल होती है ना, ये क्या बनाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये बनाने का काम करती है इंसुलिन। क्या बनाती है? इंसुलिन, ठीक है। और जो डेल्टा सेल होती है ये कौन सा हार्मोन बनाती हैं? तो ये बनाती हैं सोमेटोस्टेटिन। कौन सा? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनाने का काम करती हैं डेल्टा सेल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये शुगर को कंट्रोल कैसे करती है, चीज देखते हैं। तो जो ग्लूकागोन होता है ना, ये क्या काम करता है?
ये आपके शरीर में क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया, ठीक है? अब खाना खाते हैं तो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स में पाई जाती है शुगर, ठीक है? वो शुगर क्या करती है, हमें कुछ तो एनर्जी चाहिए, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं तो उस एनर्जी के लिए कुछ शुगर यूज़ हो जाती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा शुगर है, हम जो एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं ना, वो जमा होता है हमारे लीवर में जाके, और किस फॉर्म में जमा होता है, वो जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। काहे के? ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में जाकर के ये जमा हो जाता है, एक्स्ट्रा जो खाना खाते हैं वो। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम फास्ट रखा है, हमने फास्ट रखा, ठीक है? उपवास रहे हम। अब उपवास के दिन क्या हुआ, हमें खाना तो खा नहीं रहे, लेकिन अपने को एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो कैसे क्या होता है कि ये ग्लूकागोन जो है ना, इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट में करती है काय में, ग्लूकोज में। क्योंकि हमारी शरीर एनर्जी किस फॉर्म में लेता है, तो हमारी शरीर जो एनर्जी लेता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में लेता है, ठीक है? तो ग्लूकागोन क्या काम करता है, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है? वो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन इसका जस्ट उल्टा काम करता है। इंसुलिन क्या काम करता है, अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की या शुगर की मात्रा ज़्यादा हो चुकी है, तो उसको कम करता है। कैसे? तो ग्लूकोज को क्या करेगा, ये इंसुलिन काम करता है, ग्लूकोज को वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। काहे में? वापस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन करता है। इसका मतलब ग्लूकोज की मात्रा फिर से ये कम कर देता है, ठीक है? तो ये वही चीज़ बोल रहा है कि किसकी वजह से शुगर होती है, डायबिटीज होती है, मधुमेह होता है। तो मधुमेह किसकी वजह से होता है, अगर आपका पेनक्रियास सही आपका जो अग्नाशय है, अगर ये सही से काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है आपको डायबिटीज हो जाए, ठीक है? क्योंकि अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज कम नहीं होगा, तो इसका मतलब शुगर की लेवल आपके शरीर में बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर पेनक्रियास सही से काम ना कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बाहर से इंजेक्शन दिए जाते हैं, काहे कि इंसुलिन के इंजेक्शन। आपने देखा होगा कभी-कभी जिनकी शुगर बढ़ जाती है ना बुजुर्गों में घर में, तो फिर डॉक्टर उनको एक इंजेक्शन लगाता है, वो इंजेक्शन होता है इंसुलिन का, ठीक है? क्योंकि इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लूकोज को कम करने का काम करता है, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा? चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, ये चीज किसी को समझ में ना आए ना, तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे लीजिए, बैक करिए, ठीक है? फिर से देखिए, आपको आ जाएगा। आप 2-3 बार जब इस चीज को देखोगे तो ये आपको बिल्कुल हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी ना। आप तनाव ना ले, और अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको फिर से चीज समझा दूंगा, है ना? जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हिंदी वाले पढ़ेंगे। निम्न में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है, तो आपको बताना है कौन सही नहीं मैच किया हुआ है, ठीक है? देखिए पहला चीज दिया हुआ है नियासिन, थायामीन, विटामिन डी। अच्छा, यहाँ कुछ विटामिन दिए हुए हैं, ठीक है? और उस दूसरे साइड उनका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, ठीक है? उनका जो नाम है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम वो दिया हुआ है। एक साइड विटामिन दिए हुए हैं, एक साइड साइंटिफिक नाम दिया हुआ है। तो देखिए नियासिन किसका होता है, तो ये होता है विटामिन बी 3 का। किसका होता है दोस्तों? विटामिन बी 3 का जो रासायनिक नाम होता है वो नियासिन होता है। और इस विटामिन बी 3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला सही मैच खाता है, ठीक है? दूसरा वाला देखते हैं। थायामीन है, ये किसका नाम होता है? तो ये विटामिन बी 1 का नाम होता है। विटामिन बी 1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायामीन होता है, ठीक है? और बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो इसका मतलब ये दूसरा वाला भी बिल्कुल सही मेल खाया हुआ है। अच्छा, विटामिन डी, ये तो पता ही है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, जरा लिखिएगा, क्योंकि ऊपर दोनों साइंटिफिक नेम दिए हुए थे। तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम अगर आपको पता हो तो क्या लिखते हैं हम? ठीक है, इसको लिखते हैं हम कैल्सीफेरोल। क्या लिखा जाता है? कैल्सीफेरोल, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, एक तो रिकेट्स होता है, दूसरी चीज ऑस्टियोमलेशिया होता है ना। दो चीज बताई थी, दो बीमारियां होती है, रिकेट्स होता है और दूसरी चीज क्या होती है? ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है? आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अगला देखिए विटामिन के, ठीक है? तो विटामिन के का नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलो क्विनोन, है ना? ये इसका साइंटिफिक नाम होता है। अच्छा, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो बांझपन। ये गलत हो गया, ठीक है? ये वाला गलत होगा, क्योंकि बांझपन किसकी कमी से होता है? तो आपको ध्यान रखना है, बांझपन या जो स्टर्लिटी हम इंग्लिश में कहते हैं, ये होता है विटामिन ई की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से, ठीक है? तो ये वाला गलत होगा। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो फिर
तो विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है ना? या फिर इसको सीधे तरीके से कहें कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो वो है आपका विटामिन के। क्लियर? ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको यहाँ सारे विटामिन के नाम लिख करके बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ विटामिन ए की, तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनोल, है ना? रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन बी का अलग से देखेंगे, विटामिन सी। अच्छा, बी1 की बात कर लेता हूँ मैं, तो बी1 को बोलते हैं हम थायामिन। क्या बोलते हैं? थायामिन। ठीक है, बात करूँ विटामिन सी की, तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। ठीक है, विटामिन ए बी सी डी हो गया। इसके बाद क्या आता है? ई। विटामिन ई का नाम क्या होता है? तो विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। ठीक है, अगला आता है विटामिन के। विटामिन के को क्या बोलते हैं? अभी लिखा आप लोगों ने फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कुछ विटामिन के नाम है मुख्यतः, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बी कॉम्प्लेक्स वाले के भी बता देता हूँ, क्योंकि बी में अलग अलग होते हैं ना। तो अपनों ने सबसे पहले देखा बी1। बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? अपनों ने देखा थायामीन। क्या होता है दोस्तों? थायामीन। ठीक है, बात करूं विटामिन बी2 की। बी2 की क्या होता है? इसका होता है राइबोफ्लेविन। अच्छा, जिनको नहीं पता है नाम, तो वो जरा नोट कर लीजिएगा इसको, है ना? अपने जहाँ भी नोट्स बनाते हैं आप वहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाता है। हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है, बी2 हो गया। अच्छा, बी3 का क्या नाम है? तो बी3 का भी ऊपर अपनों ने देखा क्या होता है? नियासिन। क्या लिखा जाता है बी3 को? नियासिन। बी4 नहीं होता है, ध्यान रखना, बी4 नहीं होता है। बी8, ये चार है ना, 4 दूनी 8, ये भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बी10 भी नहीं होता है और बी11 भी नहीं होता है। चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं, होते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, हमें पढ़ना यही है, बी1 बी2 बी3। ठीक है, बी5 पढ़ना है। अब हमें 4 छोड़ दिया तो बी5 पढ़ना है। इसको बोलते हैं हम पेंटाथोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? पेंटाथोनिक एसिड या पेंटाथोनिक अम्ल। ठीक है, अगर मैं बात करूं बी6 की, तो बी6 कौन सा होता है? बी6 ध्यान रखना, पायरिडोक्सिन। क्या होता है? पायरिडोक्सिन बी6 का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। अगर मैं बात करूं बी7 की, बी7 कौन सा होता है? तो बी7 को बोलते हैं हम बायोटिन। अभी ऊपर अपनों ने क्वेश्चन में देखा भी था ना, बी7 को क्या बोलते हैं? हम बायोटिन बोलते हैं। अच्छा, आज वाले में निकल वाले में देखा था ना। देखिए, बी8 नहीं होता है, फिर होता है आपका बी9। बी9 को क्या बोलते हैं हम? बी9 को बोलते हैं फोलिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। अगला एक और क्वेश्चन आता है बी9। बी10 नहीं है, बी11 नहीं पढ़ना अपने को, फिर क्या पढ़ना? बी12 पढ़ना है। तो बी12 को बोलते हैं हम साइनोकोबालामिन। बी12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन काय को बोलता है? बी12 को। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ साइंटिफिक नेम है विटामिन के जो आपको पता होना चाहिए ना। ए बी सी डी ई, और ये बी कॉम्प्लेक्स के मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत मैच किया हुआ है, क्योंकि विटामिन के नहीं आना चाहिए, यहाँ विटामिन ई आना चाहिए। ठीक है, बाकी सब सही है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अच्छा, जिसको नहीं पता है साइंटिफिक नेम, तो वो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, है ना, ताकि ये बार बार पढ़ने में आए, आपको याद हो जाए, है ना। ये चीज पूछी जाती है, हमेशा पूछी जाती है हर क्वेश्चन। या तो वो विटामिन दे करके आपको उसका साइंटिफिक नेम पूछ लेगा, या फिर साइंटिफिक नेम दे करके वो विटामिन का नाम पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन है। दूसरी चीज, इससे कुछ इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, ये चीज भी आपसे पूछी जाती है। तो किसी किसी वीडियो में हम उन बीमारियों को भी देख लेंगे, है ना, कौन सी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखते हैं आगे, अपना हो गया है साफ। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा और इधर भी ले लेते हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ नॉट अ डाइसेकेराइड? निम्नलिखित में से कौन एक डाइसेकेराइड नहीं है? अच्छा, बहुत सारों को तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया होगा कि सर ये डाइसेकेराइड मतलब क्या हुआ। देखिए, हम जब खाना खाते हैं ना, तो जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्या, जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उस कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कुछ होते हैं मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ठीक है, कुछ होते हैं डाइसेकेराइड।
ठीक है। कुछ क्या होते हैं, कुछ को बोलते हैं हम डाइसैकेराइड, और कुछ जो होते हैं उनको बोलते हैं हम पॉलीसैकेराइड। कुछ कैसे होते हैं, कुछ होते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड। तो ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अच्छा, मोनोसैकेराइड का मतलब हुआ, मोनो का मतलब हुआ एक, जिनमें कार्बन का या फिर शुगर का एक अणु हो उनको बोलते हैं मोनोसैकेराइड, जिनमें शुगर के 2 अणु हो उनको बोलते हैं डाइसैकेराइड, और पॉली का मतलब होता है जिनमें बहुत सारा अणु हो शुगर के, उनको क्या बोला जाता है, पॉलीसैकेराइड। 2 या 2 से ज्यादा अणु होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मोनोसैकेराइड की बात करें तो इसमें कौन-कौन सी शर्करा आती है, कौन-कौन सी शुगर आती है? तो पहली ध्यान रखिएगा, सबसे पहली आपकी ग्लूकोज, ठीक है। दूसरी आपको ध्यान रखना है फ्रक्टोज, तो तीसरी शुगर कौन सी आती है? तीसरी आती है आपकी माल्टोज। कौन सी? नहीं, माल्टोज नहीं, सॉरी, माफी चाहूंगा। कैसी आती है? गैलेक्टोज। कौन सी? गैलेक्टोज, है ना, गैलेक्टोज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मोनोसेकेराइड में कौन कौन सी शर्करा आती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 शुगर काय में आती है? मोनोसेकेराइड में आती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड में कौन कौन सी आती है? ध्यान रखिएगा, डाइसेकेराइड में आपकी लैक्टोज आती है, ठीक है। तो दूसरी शर्करा आती है वो आती है माल्टोज, ठीक है। और जो एक और आती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है दोस्तों, सुक्रोज। तो हमें पता होना चाहिए कि मोनोसेकेराइड में 3 शुगर कौन कौन सी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड में लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। अच्छा, अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब हमें समझना ये है कि यहाँ पर दो दो अणु होते हैं, तो वो 2 अणु होते कौन कौन से? क्योंकि डाइसेकेराइड में हमने देखा है कि डाइसेकेराइड में 2 अणु है शुगर के, तो वो 2 अणु कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, अगर मैं बात करूं लैक्टोज की, तो देखिए ग्लूकोज सब में मिलेगा आपको, मैं ग्लूकोज सब में मिलेगा, है ना, ग्लूकोज तीनों में मिलेगा। अब इनके साथ एक एक अणु और काय का जुड़ता है? तो लैक्टोज में जुड़ता है गैलेक्टोज का, लैक्टोज में काय का जुड़ता है? गैलेक्टोज का, ठीक है। गैलेक्टोज का जुड़ गया लैक्टोज में। अगर हम माल्टोज की बात करें तो इसमें एक और अणु जुड़ता है ग्लूकोज का, किसका? एक और अणु जुड़ता है ग्लूकोज का, ठीक है। सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज के साथ इसमें काय का जुड़ता है? फ्रक्टोज का जुड़ता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस कौन से 2 अणु मिलकर के लैक्टोज, माल्टोज या सुक्रोज बनाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक डाइसेकेराइड नहीं है, तो ये 3 डाइसेकेराइड होंगे, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। जो होगा वो नहीं, बाकी का होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो लैक्टोज है, ठीक है ना, माल्टोज है और सुक्रोज है, तो कौन सा वाला इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, कि डेक्सट्रोज एक डाइसेकेराइड शुगर नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए, एक ऑप्शन आपके नीचे भी है, बाकी 3 ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं, एक नीचे दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? अच्छा, क्वेश्चन को समझिएगा कि मान लीजिए अगर ये आपका हार्ट है ना, कुछ हार्ट ऐसा ही होता है अपना, तो है ना, जैसे अपन बनाते हैं। यहाँ ऊपर होते हैं फेफड़े, हमारे शरीर में है फेफड़े, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं लंग्स। जैसे हमने सांस ली, यहाँ फेफड़ों में सांस आई। अब क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? यहाँ जो रक्त आ रहा है ना, वो रक्त इस हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है, ये बोल रहा है। तो ये जो धमनियां या जो शिराएं हैं, ये क्या चीज है, ये आपको बताना है, ये वाली चीज बताना है कि ये वाली चीज क्या है। तो देखिए, मैं आपको 2 चीज बताता हूँ। हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है ना, वो किसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है? तो ध्यान रखना है, वो पहुंचता है धमनियों के थ्रू। किसके थ्रू? धमनियों के थ्रू। धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। और अगर मैं बात करूं शिराओं की, कि शिराओं में कौन सा रक्त बहता है, तो ध्यान रखिएगा, शिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। अच्छा, शुद्ध और अशुद्ध से मतलब क्या हुआ? शुद्ध का मतलब कि उस रक्त में ऑक्सीजन होगा, और अशुद्ध का मतलब हुआ उस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब पूरे शरीर में धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं, शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं, लेकिन इन फेफड़ों और अपने हृदय के बीच में, ये आपका हार्ट है, ठीक है, तो इस हार्ट, हृदय और फेफड़ों के बीच में ये दोनों उल्टा काम करते हैं। उल्टा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शिराएं शुद्ध रक्त पहुंचाएगी, जैसे ये फेफड़ों में से शुद्ध रक्त आ रहा है हार्ट में, तो इसको कौन पहुंचाएगा? शिराएं, ठीक है। कैसा? शुद्ध रक्त। और ये जो वापस से लेकर के फेफड़ों में जाएगी, ये है धमनियां, और ये कैसा रक्त ले जा रही है? ये ले जा रही है अशुद्ध रक्त, ठीक है। लेकिन इनको क्या नाम बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी धमनी, और इसको बोलते हैं पल्मोनरी शिरा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि रक्त फेफड़ों से हृदय में कौन लेकर के आ रहा है? तो हृदय में लेकर के आ रही शिरा है, कौन सी? पल्मोनरी शिरा है,
तो ये कहाँ पर है, ये रहा फुफ्फुसी शिरा या इसको पल्मोनरी शिरा बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जो फेफड़ों से हृदय में रक्त लेकर के आता है वो होती है फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेंस, और जो हृदय से फेफड़ों तक वापस से अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती है उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। चलिए, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आया है समझ में तो एक बार फिर से इसको वीडियो को पीछे बैक लीजिए, फिर से देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब तक आपको समझ में नहीं आता है आपको इसमें आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था आरबीसी बनती कहाँ है, तो जो आरबीसी बनती है ये तो कहाँ बनती है भैया, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, है ना। आरबीसी कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, बोन मैरो। आरबीसी कब्र कहाँ, आरबीसी खत्म कहाँ होती है, तो ये होती है स्प्लीन में। कहाँ होती है, स्प्लीन में, या इसको हिंदी में क्या बोलता है, प्लीहा। इसी को क्या बोला जाता है, प्लीहा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। कब्रिस्तान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड, क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड, है ना। ये चीज भी आपको ध्यान रखना, जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी तनाव नहीं लेना। वो बोल रहा है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं, तो वो बोला जाता है प्लीहा को। अस्थि मज्जा, यहाँ पर आरबीसी बनती है, आरबीसी के साथ में यहाँ डब्ल्यूबीसी भी बनती है, डब्ल्यूबीसी के साथ में यहाँ पर प्लेटलेट्स भी बनती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन होता क्या है, जब बच्चा गर्भ में होता है ना, जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब आरबीसी कहाँ बनती है, ब्लड की जरूरत तब भी होती है, रक्त की जरूरत तब भी होती है, तो तब आरबीसी कहाँ बनती है, तो ध्यान रखिएगा जब गर्भ में बच्चा होता है तब आरबीसी का जो बनने का काम होता है वो यकृत भी करता है और साथ में प्लीहा भी करता है, ठीक है। तब यकृत और प्लीहा इन दोनों जगहों पर आरबीसी बनती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आयोडीन की कमी से होता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको ये चीज बताना है। चलिए तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब, पढ़िए ऑप्शन देखिए जरा। देखिए आयोडीन की कमी से रोग होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस। तो हमें पता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, पढ़ते आ रहे हैं, घेंगा गोइटर, जिसको क्या बोलते हैं, गोइटर। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, घेंगा गोइटर। इसको क्या होता है, यह होता है आयोडीन की कमी से, किस कमी से, आयोडीन की कमी से। चलिए, अगर हम बात करें नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। रतौंधी का मतलब होता है कि रात में अगर डिम लाइट है या फिर कम लाइट है तो आपको उसमें दिखता नहीं है। जैसे सामान्यतः क्या होता है कि अगर लाइट बहुत कम भी होती है ना फिर भी हम सामने वाले को किसी को भी देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है लेकिन देख सकते हैं, लेकिन जिसको रतौंधी बीमारी हो रही होती है वो उस लाइट में बिल्कुल भी नहीं देख पाता है, ठीक है। अच्छा, कैंसर तो बहुत कारणों से होता है, कोई समस्या ही नहीं है ना। ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से होता है, ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से होता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखिएगा हो जाए। अच्छा, विटामिन ए के अच्छे स्रोत कौन कौन से होते हैं, क्योंकि विटामिन ए का स्रोत पूछा जाता है। तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या होता है, गाजर, ठीक है। अच्छा, गाजर होता है, इसके अलावा एक और चीज आती है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ये भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि विटामिन ए बीटा कैरोटीन से ही बनता है और ये काय में पाया जाता है, तो ये आते हैं सुनहरे चावल। कैसे चावल, सुनहरे चावल आते हैं, इनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ये भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन राइस, क्या बोला जाता है, गोल्डन राइस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। बढ़े आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, मैं थोड़ी स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। दोस्तों कैसा लग रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। जो भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है। तो और दोस्तों के साथ शेयर करें, देखिए जितने ज्यादा दोस्त लोग देखेंगे ना, जितने ज्यादा मुझे कमेंट्स मिलेंगे उतना ज्यादा मुझे और मोटिवेशन आएगा कि यार मैं यार थोड़ा और अच्छे से बताऊं, कि यार दोस्तों को ये चीज समझ नहीं आ रही तो अब मैं ये चीज बताऊं उनको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की आंखों में कौन सी कोशिका सफेद और काले रंग की रोशनी दिखाती है। कोई इंग्लिश वाला है तो मैं उसके लिए बता दूं, वो बोल रहा है कि मनुष्य की आंखों में ऐसी कौन सी फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं, ऐसी कौन सी फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं जो
ब्लैक एंड व्हाइट को शो करने का काम करती हैं। जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो है, ब्लैक और व्हाइट कलर उसको दिखाने का काम करती हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट शो करती हैं ये कौन सी रोड होती हैं? ये होती है रोड कोशिकाएं। कैसी? रोड कोशिका, रोड सेल। अच्छा, जो कलरफुल चीजें होती है ना, जो कलर वाली रंगीन चीजें होती हैं, उनको कौन दिखाता है? इनको दिखाता है कौन सेल। कौन सी? कौन। या इसको ऐसे कौन सेल, हिंदी में बोले तो इसको शंकु कोशिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शंकु कोशिकाएं, है ना। तो जो शंकु कोशिकाएं होती है वो क्या काम करती है? वो कलरफुल चीजें दिखाने का काम करती है। देखिएगा, ये पूछ रहा है कि सफेद और काले रंग, ब्लैक एंड व्हाइट की पूछ रहा है, तो ब्लैक एंड व्हाइट का सही क्या होगा? रोड सेल। ठीक है ना, क्योंकि कौन सेल या शंकु कोशिकाएं तो रंगीन चीजें दिखाने में सहायता करती हैं। ठीक है। मैंने इसके साथ एक और कोशिका बताई थी आपको, कैन सी? गैंग्लियन सेल, है ना। गैंग्लियन सेल भी बताई थी। ये क्या काम करती है? तो ये मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है ना, जो हिलना डुलना होता है ना, मूवमेंट जो होता है, उसको कैप्चर कौन करता है? गैंग्लियन सेल करता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया होगा आपको समझ में। चलिए आज का 10वां और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बायोलॉजी की ब्रांचेस दी हुई है, तो आपको बताना कौन सी वाली किससे सही संबंधित रखती है या नहीं रखती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन 10 है आपका, डर्मेटोलॉजी से तात्पर्य है। डर्मेटोलॉजी किसको बोलते हैं आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला देखिए, चर्म रोग का अध्ययन, इसी को बोला जाता है डर्मेटोलॉजी। इसी को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी, इसी चीज को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आज 10 ही रखेंगे, टाइम हो चुका है। ठीक है। अच्छा, हृदय का अध्ययन क्या कहा जाता है? हृदय के अध्ययन को तो लिखिएगा, इसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हृदय के अध्ययन को बोला जाता है कार्डियोलॉजी। देखिए, अच्छा साइंस, यहाँ पीएनएसटी एएनएम वाले हैं। अच्छा, आप ये वीडियो उनको भी दिखा सकते हो जो एमपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहा हो। ठीक है ना, जो व्यापम की तैयारी कर रहा हो एमपी पुलिस के लिए, वो भी इस वीडियो को देख सकता है। तो आपके अगर ऐसे कोई दोस्त हैं जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आप उनको भी ये वीडियो सजेस्ट कर सकते, तो उनकी भी तैयारी हो जाएगी यहाँ से अच्छी, है ना। अच्छा, अगला है ये वृक्षों, है ना। वृक्षों के वार्षिक छल्ले, वार्षिक वृद्धि छल्ले बनते हैं, इसको बोलते हैं हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मैं आगे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसको क्या बोला जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अच्छा, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है, चलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ ये अध्ययन है कि किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चर्म रोग के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है हृदय का अध्ययन, जिसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी है वृक्षों के वार्षिक वृद्धि छल्ले, इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहता है। और ऑप्शन नंबर डी है पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा, ये वार्षिक वृद्धि छल्ले क्या होते हैं, जरा इसे भी हम समझ लेते हैं कि वार्षिक वृद्धि छल्ले मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ी जगह कर देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं वार्षिक वृद्धि छल्ले क्या होते हैं। तो अगर आप किसी पेड़ के तने को काटोगे ना, तो जैसे मान लो ये आपका पेड़ का तना है गोल गोल, तो इसमें कुछ ऐसी रिंग्स बनी होगी, है ना, इसमें कुछ ऐसी लाइनिंग्स बनी होगी, आपको ऐसी रेखाएं दिखेगी इसके अंदर। ये रेखाएं क्या कहलाती है? ये रेखाएं प्रदर्शित करती हैं कि अगर एक रेखा है तो इसका मतलब ये पेड़ 1 साल पुराना है। इसमें 2 रेखाएं हैं, इसका मतलब ये पेड़ 2 साल पुराना है। इसमें 3 रेखाएं हैं, इसका मतलब ये पेड़ 3 साल पुराना है। ठीक है, तो इस प्रकार की अलग अलग रेखाएं बनती हैं। तो इन्हीं रेखाओं का, इनको बोलते हैं वार्षिक वृद्धि छल्ले। ये क्या है? छल्ले। इनको रिंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिंग्स। और रिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? छल्ले। ठीक है, तो ये वार्षिक वृद्धि छल्ले हैं। मतलब जितना पेड़ बड़ा होगा उसमें उतनी रिंग्स आपको ज्यादा दिखेगी। ठीक है, तो इनकी जो स्टडी की जाती है, इन रिंग्स छल्लों की जो स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोला जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये क्या काम आता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी? तो इससे हम किसी पेड़ की आयु को जांचते हैं। ठीक है, कि ये पेड़ कितने वर्ष पुराना है, ये कैसे पता करते हैं? ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी की सहायता से पता करते हैं। और इसमें करते क्या है? इन रिंग्स को गिनते हैं कि कितनी रिंग्स हुई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। जरा कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दें, अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। मुझे क्वेश्चन बताना कि जो विटामिन बी 12 होता है ना, देखिए इधर लिख रहा हूँ क्वेश्चन, विटामिन बी 12 होता है, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व पाया जाता है? जो विटामिन बी 12 होता है, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व पाया जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, फिर इसको
हम एक्सप्लेन करेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है? जो अगला वाला सेशन आएगा, वहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो सभी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? इसी प्रकार से देखते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। अच्छा, एक और चीज़ बता देना चाहूँगा, अगर कोई नए स्टूडेंट है, तो यहाँ पर नंबर लिख लें, ठीक है? एक मोबाइल नंबर शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ। चलिए, यहाँ ऊपर जगह है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? कोई नया स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मुझे सर पीडीएफ वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपके सेशन कब-कब होते हैं, वीडियो कब-कब होते हैं, हमें पता नहीं पड़ता। तो आप एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9753749986। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर हम आपके नए स्टूडेंट हैं, हमें ग्रुप में जोड़ लीजिए, ठीक है? तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सारे नोटिफ़िकेशन जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक एप्लीकेशन है, लेयर 3 एजुकेशन, ठीक है? लेयर 3 एजुकेशन के नाम से एक प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है, जहाँ जाकर आप कुछ कोर्सेज़ देख सकते हैं। वहाँ पर इंग्लिश के कोर्सेज़ मिल जाएँगे आपको, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, साथ में सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स के कोर्सेज़ मिल जाएँगे। तो कोई बिल्कुल टॉपिक वाइज़ बेसिक से बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है, तो इस जो एजुकेशन, ये आपका एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर ज़रूर जाएँ, एक बार देखें, आपको अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन एक बार विज़िट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अपना ख़्याल रखिएगा, हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू सो मच।